Good morning students. Myself Vijayalakshmi Shandile, faculty of Shivjyoti Educational Group Kota. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम कक्षा 8 की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्याय 8 पढ़ेंगे। अध्याय 8 तनाव। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में अध्याय 7 में पढ़ा कि हिंदू व मुस्लिम बुद्धिजीवियों द्वारा तथा समाज सुधारकों द्वारा हिंदू व मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की उन्नति के लिए तथा उन्हें आधुनिकता व अंग्रेजी शिक्षा से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए गए। यानी कि जो समाज सुधारक थे और हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता को स्वतंत्रता के लिए जागरूक करने हेतु महात्मा गांधी द्वारा भारतीय जनमानस का मनोवैज्ञानिक परिवर्तन किया गया तथा भारतीय जनता के मन में व्याप्त डर को गांधी जी द्वारा समाप्त किया गया। बच्चों, पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया कि जब गांधी जी का भारतीय राजनीति में आगमन हुआ, उस समय भारतीय जनता जो थी, भारतीय जनमानस जो था, वो बहुत ही डरा हुआ था, उसमें डर व्याप्त था। तो महात्मा गांधी ने एक तरह से उनका मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करते हुए उनके मन से इस डर को दूर भगाया। लेकिन स्वाधीनता संग्राम में भारतीय जनता के बीच सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से अंग्रेज सरकार द्वारा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जनता की धार्मिक भावना का फायदा उठाने का प्रयास किया गया। बच्चों, गांधी जी ने भारतीय जनमानस का मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करते हुए उनके मन में व्याप्त डर तो दूर भगा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार द्वारा जो भारत की हिंदू मुस्लिम जो जनता थी, उन दोनों में सांप्रदायिक जो भेदभाव था उसको बढ़ाया गया। क्योंकि अंग्रेज सरकार का जो मुख्य उद्देश्य भारत में जो था वह था कि फूट डालो राज करो। यानी कि उन्होंने भारतीय जनता के इस मानसिकता को पकड़ लिया था कि भारत की जो जनता है उसमें धार्मिक भावना अत्यधिक है, और यदि दो संप्रदायों के बीच में धार्मिक दृष्टि से भेदभाव पैदा कर दिया जाए तो हम उन पर आसानी से राज कर सकते हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा दिया, और इसी सांप्रदायिक भेदभाव के कारण भारतीय जनता आज़ादी के मार्ग में एक कदम पीछे हो गई। क्योंकि जब अंग्रेज सरकार के द्वारा भारतीय जनता के बीच में धार्मिक दूरियां पैदा की गई, सांप्रदायिकता का भेदभाव उनके बीच में बढ़ाया गया, तो इसके परिणाम स्वरूप जो जनता थी वो अपने स्वतंत्रता संग्राम से एक कदम पीछे होके धार्मिक रूप से ही आपस में लड़ने लगी। उनके बीच में मनमुटाव पैदा हो गया तथा हमें आज़ादी की प्राप्ति के लिए और अधिक संघर्ष करना पड़ा। हो सकता था हमें जो आज़ादी 1947 में प्राप्त हुई वह हमें और पहले प्राप्त हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने हमारी धार्मिक भावना का फ़ायदा उठाकर जो मनमुटाव आपस में हमारे भारतीय जनता के बीच में था उसका फ़ायदा उठाते हुए दोनों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच में भेदभाव उत्पन्न करने का यहाँ प्रयास किया, जिसमें वह सफल भी हुए। तो बच्चों, अब पढ़ते हैं हम अध्याय 8 तनाव कि भारत में 1942 में जो तनाव का वातावरण व्याप्त हुआ, या भारत में जो तनाव का वातावरण जो प्रारंभ हुआ, इसका कारण क्या था। तो बच्चों, इसका कारण था कि भारत में तनाव सन 1942 के शुरू के महीनों में बढ़ा। यानी कि बच्चों, इसमें बताया गया है कि सन 1982 यानी कि 1942 ये समय एक ऐसा समय था जब पूरे विश्व में विश्व युद्ध चल रहा था। आप सभी को पता है कि 1939 में यानी 1939 में विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और यह युद्ध अभी भी जारी था। तो 1982 के प्रारंभ में, जैसे ही 1982 का वर्ष प्रारंभ हुआ, भारत में भी तनाव बढ़ने लगा। और इसका कारण ये था बच्चों कि युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था, वहाँ क्या होगा, भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या अंतर आएगा। बच्चों,
एक तनाव तो ये था कि पूरे विश्व में विश्व युद्ध चल रहा था और वह जो विश्व युद्ध पूरे विश्व में जो चल रहा था, विश्व युद्ध जो चल रहा था, धीरे धीरे वह विश्व के अनेक देशों की ओर फैलता जा रहा था और इसी कारण भारत में भी तनाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान भारत के कई प्रमुख शहरों पर हवाई हमला किए जाने की संभावना बढ़ती जा रही थी। इसीलिए जनता के मन में भय और डर व्याप्त था कि कहीं भारत के शहरों पर भी हवाई हमला ना हो जाए। और भारतीय जनमानस के मन में भारत के जो राजनेता थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता थे, उनके मन में भी अनेक प्रश्न उठ रहे थे। और इसका कारण ये था कि बच्चों, पूर्वी देशों में विश्व युद्ध पूरे जोरों पर था, यानी कि बहुत तेजी से युद्ध वहां पर फैल रहा था, हो रहा था और लोगों के मन में यही प्रश्न चल रहा था कि इस द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप उन पूर्वी देशों का क्या होगा और इस विश्व युद्ध के पश्चात भारत और इंग्लैंड के जो संबंध है उनमें क्या अंतर आएगा। चुनौती, भारत छोड़ो प्रस्ताव। बंबई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की, जो अब भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। बच्चों, भारत में 1982 में ही आप सभी को पता है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो प्रारंभ हुआ। और ये प्रारंभ कैसे हुआ? बंबई में 7-8 अगस्त 1982 को अखिल भारतीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी जो थी उसने एक सभा आयोजित की और उस सभा में एक प्रस्ताव रखा गया और वो प्रस्ताव था बच्चों भारत छोड़ो प्रस्ताव, जिसे हम भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। वह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था। उसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था। ऐसी सरकार जो मिलीजुली हो, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो और जिसका पहला काम होगा मित्र शक्तियों के संयोग से भारत की सुरक्षा और अपनी सारी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमलों को रोकना। बच्चों, जो कांग्रेस की 1982 में बंबई में जो एक बैठक की गई उसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा गया। और बच्चों, ये जो प्रस्ताव, ये जो सुझाव कांग्रेस कमेटी द्वारा जो रखा गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि अंतरिम सरकार का भारत में गठन किया जाए और ये जो अंतरिम सरकार भारत में बनाई जाए, ये एक ऐसी सरकार होगी जिसमें सभी जो महत्वपूर्ण वर्ग हैं, यानी कि हम आम जनता ले लें या किसान वर्ग ले लें या कोई उच्च वर्ग जो है वो ले लें, कोई भी वर्ग हो, लेकिन इसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। और ये जो सरकार, जो अंतरिम सरकार जो बनाई जाए जिसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, इसका उद्देश्य ये होगा, इसका पहला काम ये होगा कि जो मित्र शक्तियां हैं, यानी जो हमारे मित्र देश हैं और जो हमारे पक्ष में जो लोग हैं, हम उनका सहयोग लें और उनके सहयोग से भारत की सुरक्षा की जाए और अपनी सारी जो हथियारबंद या अहिंसक गतिविधियां हैं, इनको हम बाहरी आक्रमणों को रोकने के लिए काम में लें। कांग्रेस कमेटी ने, यानी कि बच्चों, अब सरकार जो भारत की जो जनता थी, भारत के जो राजनीतिक संगठन थे, उनका यही उद्देश्य था कि अब बहुत हुआ, अब अंग्रेज सरकार को भारत छोड़कर, यानी कि जो ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया, इसको रखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत की जनता जो है वो अंग्रेजों से साफ शब्दों में ये कहना चाह रही थी कि अब बहुत हुआ, अब अंग्रेज सरकार को भारत छोड़कर जाना ही होगा तथा भारत को स्वतंत्र कराना ही होगा। इसीलिए कांग्रेस कमेटी ने ये प्रस्ताव रखा और कांग्रेस कमेटी ने संसार की आज़ादी के लिए ब्रिटेन तथा संयुक्त राष्ट्र से अपील की और इस बात की स्वीकृति देना तय किया कि गांधी जी के अपरिहार्य नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। यह स्वीकृति उसी समय लागू होती जब गांधी जी ऐसा निर्णय लेते। बच्चों, कांग्रेस कमेटी ने
जो ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उनसे भी ये अपील की, उनसे भी ये अनुरोध किया कि पूरे संसार को इस विश्व युद्ध से आज़ाद करवाया जाए। और यह भी तय किया गया कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए और जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया जाए। लेकिन जब तक गांधी जी स्वयं ये निर्णय न लेते तब तक इसकी स्वीकृति संभव नहीं थी कि भारत को आज़ाद कराने के लिए, भारत को अब पूरी तरह से ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए अब एक बहुत बड़े पैमाने पर जन आंदोलन की आवश्यकता है और इसका नेतृत्व गांधी जी ही करेंगे, क्योंकि भारत को अहिंसात्मक ढंग से ही मुक्त कराना है, अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराना है या स्वतंत्र कराना है। अंत में कहा गया कि कमेटी कांग्रेस की शक्ति हासिल करना नहीं चाहती, ताकत जब भी आएगी तो वह भारत की सारी जनता की होगी। बच्चों, लेकिन कांग्रेस कमेटी द्वारा जो ये सुझाव ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखा गया, इसका उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं था कि वे कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना चाह रहे थे। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि वे भारतीय जनता को शक्तिशाली बनाना चाह रहे थे और जो भारत में अंतरिम सरकार जो बनाई जाने का प्रस्ताव उन्होंने रखा था, उसका उद्देश्य भी यही था कि भारतीय जनता संगठित होकर पूरी शक्ति के साथ इस सरकार का प्रतिनिधित्व करे, इसमें शामिल हो, ताकि कांग्रेस कमेटी जो है वो शक्तिशाली ना बने बल्कि भारत की जनता की शक्ति बढ़े, वह एक मजबूत संगठन के रूप में सामने आए ताकि एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ा जा सके। बच्चों, इसके पीछे न सिर्फ कांग्रेस यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस कमेटी का उद्देश्य स्वयं को शक्तिशाली बनाना नहीं था बल्कि भारतीय जनता को शक्तिशाली बनाना था, क्योंकि जब भारतीय जनता एकजुट होगी, भारत की जनता पूरी तरह से शक्तिशाली संगठन के रूप में उभरेगी, तभी भारत से अंग्रेजों को दूर भगाना या उनको यहाँ से हटा देना संभव हो पाएगा। अपने समापन भाषण में कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना और खास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्याधिकारियों से एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। बच्चों, जब कांग्रेस कमेटी की ये बैठक समाप्त हुई तो इसकी समाप्ति पर मौलाना जो कांग्रेस कमेटी के सभापति थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके द्वारा और गांधी जी के द्वारा ये स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि उनका जो अगला कदम होगा वह तब तक संभव नहीं, वह अगला कदम वो तभी उठाएंगे जब ब्रिटिश प्रतिनिधियों या वहाँ के जो वायसराय जो हमारे भारत में नियुक्त किए गए हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य अधिकारी हैं उनसे भी वो मुलाकात करके एक सम्मानपूर्ण समझौता करने की अपील करेंगे, यानी कि देश की आज़ादी के लिए वे भारत ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों से, ब्रिटिश सरकार के वायसराय जो थे उनसे और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य अधिकारी थे उनसे वे एक विनम्रता के साथ एक सुझाव उनके समक्ष रखना चाहते थे, एक अपील उनसे करना चाहते थे कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी दे दी जाए। 8 अगस्त सन 1982 को काफ़ी रात गए यह प्रस्ताव अंततः पास हो गया और बच्चों 8 अगस्त 1982 की रात को ये जो प्रस्ताव रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन, यह सर्वसम्मति के साथ पास कर दिया गया और जो भी कांग्रेस कमेटी द्वारा जो सुझाव या जो दूसरे देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ से जो अपील भारतीय जनता के द्वारा या कांग्रेस कमेटी के द्वारा की जा रही थी और जो भी प्रस्ताव इस प्रस्ताव में जो भी सुझाव रखे गए थे उन सबको माना गया और इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। कुछ घंटे बाद 9 अगस्त की सुबह बंबई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई और इस तरह हम अहमदनगर किले में आए। बच्चों, लेकिन इस प्रस्ताव के पास होने की जो परिणति थी वह
आसान नहीं थी। इस प्रस्ताव के पास होने के परिणाम स्वरूप सुबह 9 अगस्त की सुबह ही बंबई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर कई जो प्रमुख राजनेता जो थे, जो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जो राजनेता जो थे, उन सबकी गिरफ्तारियां कर ली गई अंग्रेज सरकार द्वारा। इस आंदोलन को एक तरह से कहें कि अंग्रेज सरकार द्वारा इस आंदोलन को दबाने के लिए कि भारत को स्वतंत्रता ना मिले और भारतीय जनता जो है वो जागरूक ना हो, उनकी शक्ति को दबाने के लिए ही ये कार्यवाही की गई। और इस कार्यवाही के तहत जवाहरलाल नेहरू जो थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदनगर के किले में उन्हें रखा गया। बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध अंग्रेज सरकार द्वारा अनेक राजनेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और इसी दौरान उन्होंने नेहरू जी को भी गिरफ्तार करके अहमदनगर के किले में रखा और तभी उन्होंने यह पुस्तक लिखी जिसका नाम है भारत की खोज, जो हम आज पढ़ रहे हैं। बच्चों, आई होप आपको ये अध्याय 8 समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार भारत अब आज़ादी की अपनी अंतिम लड़ाई अंग्रेज सरकार से लड़ रहा था। बच्चों, आगे का अध्याय 9 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप मैंने जो पढ़ाया उसको एक बार घर पे फिर से दोहराएं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।